हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज ही के दिन सन 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। जी हाँ, हरियाणा से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स में जैसे एचटेट, एचएसएससी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को इसमें बहुत कठिनाई होती है, तो इसी जरूरत का ध्यान रखते हुए आज ही के दिन से मैंने आप सबके लिए हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट की है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छी लगेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस सीरीज में मैं आप सभी से हरियाणा से संबंधित ऐतिहासिक, राजनीतिक, भूगोलिक, आर्थिक, औद्योगिक आदि जितनी जानकारी है सभी आपसे साझा करूंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज के दिन हम हरियाणा के परिचय के बारे में जानेंगे, एक परिचय जिससे हम हरियाणा को जान सकें। देखिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि हम देखेंगे भारत का मानचित्र, और भारत के मानचित्र में हरियाणा की स्थिति कहाँ है। तो आप ये येलो रीजन यहाँ पे देख सकते हैं, ये हरियाणा की स्थिति है। यानी कि भारत के मैप पे अगर मैं कहूँ हरियाणा कहाँ है तो बिल्कुल यहाँ पर है, उत्तरी भाग में आप कह सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगी, क्या कि 1857 से पहले अगर मैं बात करूं तो हरियाणा राज्य उत्तर प्रदेश में मिला हुआ था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद यह पंजाब में शामिल कर दिया गया। अब हम देखेंगे कि इसका उदय कैसे हुआ या ये क्या है। तो उदय में मैं आपको वो पूरी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन आज सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप मैप को बहुत ध्यान से देखें और इन बाउंड्रीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। आप ध्यान से देखिए, ये हरियाणा का मैप है, एक पॉलिटिकल मैप जिसमें आप पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज इसे देख सकते हैं। अब यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि हरियाणा राज्य की सीमा यानी कि बॉर्डर किस किस अन्य राज्य से मिलता है या कितने राज्यों से मिलता है। तो सबसे पहले जान लेंगे कि राजस्थान से मिलता है, पंजाब से भी इसकी सीमा मिलती है, उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा मिलती है, और साथ ही साथ कहूं तो उत्तराखंड और हिमाचल से भी इसकी सीमा मिलती है। दूसरी चीज हम यहां जान लेते हैं कि हो सकता है एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि सबसे अधिक सीमा किसके साथ जो है साझा करता है हरियाणा। तो आप कहेंगे कि राजस्थान वह राज्य है जिसके साथ हरियाणा का सबसे अधिक बॉर्डर मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज देखेंगे, यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेशों से हरियाणा की सीमा मिलती है यानी कि बॉर्डर मिलता है। तो यहाँ आप बताएंगे एक तो दिल्ली और दूसरा आप बताएंगे चंडीगढ़। तो दैट इज द थिंग, आपने यहाँ पे जाना कि हरियाणा की सीमा जो है, बॉर्डर जो है वो दिल्ली से और चंडीगढ़ से मिलता है। अब इस मैप को दिखाने का सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा ये है कि आप सभी ये जान पाएं कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। इस प्रकार से आप जान पाएंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि मेवात कहाँ है, तो मेवात दक्षिणी में है, गुरुग्राम कहाँ पर है, दक्षिण में है। यदि मैं पूछ रही हूँ हरियाणा के उत्तरी जिले कौन से हैं, तो उत्तरी जिले में आप पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर या कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं। यदि पश्चिम की मैं बात करूंगी तो पश्चिम में आपको सिरसा नजर आएगा। इस प्रकार से आप एक माइंड मेकअप कर पाएंगे और आप यहां अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। अब जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना की गई। अब जब इसकी स्थापना की गई तो उस दौरान केवल 7 जिले थे। अब वो 7 जिले कौन से थे, हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि हरियाणा के गठन के समय निम्न में से कौन सा एक जिला शामिल नहीं था। तो आपको सबसे पहले वो 7 नाम यदि याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। और जी हाँ, आप सामने देख सकते हैं, मैं ट्रिक से आपको ये 7 नाम याद कराऊंगी। यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत ही इजी ट्रिक बनाई है कि हमने गठन किया, राज्य बनाया, स्थापना की, आराम की जगह। क्या आपको याद रखना है? आराम की जगह। ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। और आराम की जगह से मैं हर एक लेटर से आपको बताऊंगी कि उस दौरान कौन कौन से जिले थे। तो आप ध्यान रखेंगे, अ से अंबाला और र से रोहतक,
म से यदि मैं बात करूं तो महेंद्रगढ़, ठीक है। फिर क की यदि बात कर रहे हैं तो करनाल, और ज से हम कहेंगे जींद, और ग से बेटा कहेंगे गुरुग्राम, और ह से हिसार। तो इस प्रकार से सबसे पहले एक शॉर्टकट में हमने जाना कि जब हरियाणा की 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी तो गठन के दौरान उस वक्त कितने जिले थे, तो बेटा 7 जिले थे। और उन 7 जिलों को याद करने की ट्रिक क्या है, आराम की जगह। आप एक बार बोल के देखिए, आराम की जगह, आपको इजीली याद हो जाएगा। मेरे ख्याल से इससे सरल ट्रिक नहीं हो सकती। अगर हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूं कि लर्निंग बांटने से बढ़ती है। आगे चलते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हमें जाननी है, तो वर्तमान में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में कितने जिले हैं, तो आप बताते हैं कि 22 जिले हैं, ठीक है। हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। और वर्तमान में मैं कह रही हूं तो ये 22 जिलों को अक्सर आप कहेंगे कि लोग छोटा छोटा अलग अलग ट्रिक याद कराते हैं। मैं कह रही हूं कि 22 के 22 एक ही ट्रिक से आप याद कीजिए, आपको 10 ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप 10 ट्रिक कैसे याद करेंगे और कब आप आंसर देंगे, इतना तो आपको समय ही नहीं मिलता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैं एक ही ट्रिक से आपको 22 के 22 नाम चुटकियों में याद कराऊंगी। जरा देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा है कि माँ ये पाक अफसर, क्या बोल रही हूं कि माँ ये पाक अफसर भी फक्र से मुझे द पापा जी कहेंगे। यहां मैंने एक फनी साउंड में एक ऐसा सेंटेंस बनाया कि अक्सर जब कोई इंसान, एक स्वाभिमानी इंसान अक्सर कभी एक माँ को कहता है कि माँ मैं ऐसा बनूंगा, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेंटेंस बनाया है। और क्या सेंटेंस है, क्या ये हमारी ट्रिक है, एक बार दोबारा से सुनिए कि माँ ये पाक अफसर भी फक्र से मुझे द पापा जी कहेंगे। और यहीं से मैं आपको सभी जिलों के नाम बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। जरा देखिए, सबसे पहले लिखा है माँ, माँ यानी कि मेवात, माँ से मेवात। और य से बात करूं तो यमुनानगर, यहां प से आप कहेंगे पानीपत, और क से देखिए कैथल होगा, ठीक है। फिर अ से अंबाला, और फ से यदि मैं बात करूं तो फतेहाबाद, ठीक है। फिर स से सिरसा, और र से रेवाड़ी। भी से अगर बात करें तो भिवानी, और फ से फिर से फरीदाबाद। क से यदि बात करूं तो करनाल होगा, और र से सोनीपत, स से सोनीपत होगा। यदि झ से बात करूं तो झज्जर, और द से बात करूं तो दादरी, ठीक है। म से महेंद्रगढ़, और प से यहाँ पे पलवल, फिर से कहूं तो पंचकुला। जी से बेटा जींद, क से कहेंगे कुरुक्षेत्र, ह से हिसार, और लास्ट में बच गया ग, और ग से होगा गुरुग्राम। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपने वर्तमान में 22 जिले जो हरियाणा के हैं उनके नाम चुटकियों में याद कर लिए। और क्या ट्रिक थी हमारी कि माँ ये पाक अफसर भी फक्र से मुझे द पापा जी कहेंगे। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अब दोबारा से एक बार हम मैप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने जो जिलों के अभी नाम पढ़े कि उनकी स्थिति क्या है। तो आप अब अगर पढ़ना शुरू करें तो यहां से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि पंचकुला, उत्तर से ही शुरू कर रही हूं, ठीक है। पंचकुला, अंबाला, और मैं पूर्व को भी साथ से लेके ही चल रही हूं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, रोहतक। और पूर्व से जब पश्चिम की ओर चल रही हूं तो यहां से फतेहाबाद, सिरसा, और फिर मैं पश्चिम से दक्षिण की ओर आ रही हूं तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, और 2016 में आपने देखा वो दादरी भी हमारा एक जिला है। तो उसके बाद महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, और लास्ट में दक्षिणी छोर पर मेवात। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपने सभी के सभी जो जिले हैं वो मैप में एक स्थिति देखी उनकी कि वो कहां स्थित हैं। अब आप इजीली माइंड में कैलकुलेट कर पाएंगे, कभी भी एक इमेज को छाप सकेंगे और देख पाएंगे कि कोई भी अगर हम जिले की बात कर रहे हैं तो वो कहां है। देखिए, मैप दिखाने का सबसे मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये कि आपको यदि इनकी स्थिति पता होगी तो भूगोलिक जानकारी याद करने में आसानी होगी। और याद रखेंगे कि भूगोलिक हो, ऐतिहासिक हो या आर्थिक हो,
राजनीतिक हो, जो भी किसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड अगर एक बात होगी तो मैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको वो पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो भी जानकारी लें वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के सभी मैं आपको एक ही बारी में बता दूं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज का मेरा टॉपिक है हरियाणा का परिचय। तो हरियाणा के परिचय में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूंगी, और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, हो सकता है आपसे पूछ ले कि हरियाणा का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना है, तो वहां आप बताएंगे कि 44,212 वर्ग किलोमीटर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर। दूसरी चीज यदि पूछ ले कि जिले कितने हैं, तो हमने अभी अभी ट्रिक याद की है, तो ट्रिक के जरिए हमने देखा कि 22 जिले हैं। साथ ही साथ देखें, मंडल 6 हैं, उपमंडल 72 हैं, तहसील 93 हैं और उप तहसील 50 हैं। यदि खंड यानी कि ब्लॉक की बात की जाए तो 141 हैं। नगर निगम की बात करूं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वो 10 हैं। नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी यानी कि 61 है, और कुल नगरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टाउन्स अगर हम बात करें तो 154 हैं। हम जब आगे राजनीतिक रूप से इनकी कार्यविधि पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि मंडल, उपमंडल, तहसील, खंड या नगर निगम या नगर पालिका ये सब क्या होते हैं, कैसे बॉडीज हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी कार्यविधि क्या है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और यहां देखेंगे, हमारे लिए गर्व की बात है, जानना जरूरी है कि हमारे राज्य का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है। तो राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो यहां आप चित्र में देख सकते हैं। सबसे पहले कई बार अगर आप केबीसी भी देखते हो तो चित्र देखकर आपसे पूछा जाता है कि बताइए यह चित्र किस पक्षी का है या किस जानवर का है, तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि ये चित्र काले तीतर का है, जिसे हम ब्लैक फ्रैंकॉलिन कहते हैं। इसका अन्य नाम ब्लैक पार्ट्रिज है, ठीक है, ब्लैक पार्ट्रिज। इसके अलावा यदि इसके जीवन काल पूछा जाए तो इसकी आयु 13 से 16 वर्ष होती है। जी हाँ, 13 से 16 वर्ष इसकी आयु है। और आप देखिए इसका आकार 33 से 66 सेंटीमीटर है, जबकि वजन की मैं बात करूं तो लगभग आधा किलो कह सकते हैं आप, क्योंकि 400 से 490 ग्राम इसका वजन होता है। दूसरी चीज की पंखों की चौड़ाई इसकी 50 से 56 सेंटीमीटर है। ये तो एक फैक्ट की बात हो गई, जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीवन काल से ही पूछे जाते हैं। मैं आपको वो भी बता दूं कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको ना सिर्फ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। हमें एक अच्छे एस्पिरेंट को एग्जाम के लिए जब तैयारी करता है तो ये तो पता ही होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, जबकि इससे ज्यादा ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जहां से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्योंकि कंपटीशन का एक लेवल आपके क्वेश्चंस का ही पैटर्न होता है जो डिसाइड करते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पे एक जानकारी जो इसके बारे में लेंगे जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि पक्षी अक्सर क्या करते हैं, पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं और उनमें अंडे देते हैं, लेकिन जहां हम अपने राजकीय पक्षी की बात कर रहे हैं, काले तीतर की बात कर रहे हैं, वो एक बार में 6 से 10 अंडे, एक बार में 6 से 10 अंडे जमीन में घोंसला बनाकर देता है। और जी हाँ, आप इसका सिर देख सकते हैं, सिर काले रंग का है, लेकिन आंख के नीचे एक सफेद धब्बा आपको नजर आएगा और इसकी गर्दन पर लाल पंख नजर आएंगे, यानी कि गर्दन पे जो कलर होगा वो कैसा होगा, रेड कलर होगा, जैसे कोई पट्टा बांधा हो, ठीक है। सो ये तो थी इसके बारे में खास बात, राजकीय पक्षी काले तीतर के बारे में। एक चीज और आपसे साझा करूंगी कि ये पक्षी आपसे पूछ लिया जाए कि काला तीतर हरियाणा में सबसे अधिक कहां पाया जाता है, तो हरियाणा में आप कहेंगे अबूब शहर अभयारण्य। अबूब शहर अभयारण्य कहां पर है आपसे पूछ लिया जाए तो यहां क्वेश्चन बनेगा कि सिरसा में है। तो यहां से आपने याद कर लिया 2 क्वेश्चन, यदि काला तीतर कहां पाया जाता है तो आप कहेंगे सिरसा, कौन सी सिरसा में भी कहां पे, तो आप बताएंगे अबूब शहर अभयारण्य। तो अब आगे देखते हैं, जैसे हमने राजकीय पक्षी के बारे में जाना, आप देखते हैं राजकीय पशु के बारे में, ठीक है। अब राजकीय पशु हरियाणा का कौन सा है, तो काला हिरण, जिसे हम ब्लैक बक भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अन्य नाम कृष्ण मृग के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप चित्र देख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए कि ब्लैक बक किस प्रकार का होता है। कुछ इस प्रकार का ये ब्लैक बक होता है, ठीक है। ये हमारा राजकीय पशु है। यदि हम बात करें इसके बारे में जानने वाली चीजों की, क्या कि इसका गर्भधारण काल 167 दिन यानी कि 167 डेज होता
होता है, और दूसरी चीज याद कहेंगे कि जीवन काल इसका 10 से 15 वर्ष होता है। ठीक है, तो 10 से 15 वर्ष इसका जीवन काल है। आगे चलते हैं और किन चीजों के बारे में हम देखेंगे, राजकीय खेल के बारे में। हमारा स्टेट गेम कौन सा है, तो हम कहेंगे हमारा प्रमुख खेल कुश्ती है। ठीक है, कुश्ती जिसे आप रेसलिंग भी कहते हैं। मैंने इस चित्र में आपको जो दिखाया है ये रेसलिंग यानी कि कुश्ती का एक आप चित्र देख सकते हैं, जहां आपको पता चल जाए कि दो लोग किस प्रकार से द्वंद्व करते हैं। ये हमारा खेल है। देखिए, अक्सर जो भी सामाजिक कार्यक्रम वगैरह, मेले वगैरह आयोजित किए जाते हैं, तो यूजुअली वहां पे क्या होता है, अक्सर इस तरह के खेल आयोजित किए जाते हैं। और कुश्ती हमारा राजकीय खेल है, इसलिए कुश्ती का तो होना लाजमी बनता है। ठीक है, और इसके अलावा आप सबने दंगल मूवी भी देखी होगी, तो आपको कुश्ती के बारे में वहां से भी अच्छे से पता चला होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, मनुष्य के जीवन में वृक्षों का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि वृक्षों से ही जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि प्रमुख कौन है, या फिर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि हमने राजकीय वृक्ष में किसको श्रेणी दी है, तो हमने बेटा पीपल को दी है। ठीक है, क्यों पीपल के लिए? सबसे पहले मैं आपको एक संस्कृत का श्लोक हमारी संस्कृति से ही संबंधित मैं बताना चाहूंगी। हमारे हिंदू माइथोलॉजी या बुद्धिज्म या जैनिज्म में मैं कहूं तो पीपल को पूजनीय वृक्ष माना जाता है। और यहां से एक मैं श्लोक आपको बताना चाहूंगी कि माना जाता है कि मूले ब्रह्मा त्वचि विष्णु, मूले ब्रह्मा त्वचि विष्णु, शाखा शूचे महेश, पत्रे पत्रे देवताय, वृक्ष देवता भयो नमः। यानी कि पीपल के बारे में बात की जा रही है, और पीपल के उपलक्ष्य में ये चीज कही जा रही है कि माना जाता है कि इसकी जड़ों में ब्रह्मा निवास करते हैं, त्वचा यानी कि छड़ में अगर हम कहें तो विष्णु का निवास है, और पत्ते शाखाओं में महेश यानी कि शंकर भगवान का निवास है, और अगर हम पत्ते पत्ते की बात करें तो देवताओं को इसमें विराजमान माना जाता है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक लॉजिक की बात करें तो साइंटिफिक लॉजिक के अकॉर्डिंग भी पीपल ऐसा वृक्ष है जो 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिससे कि हमें बहुत ही हमारा एनवायरनमेंट को बहुत ही हेल्प मिलती है और ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित रखता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं राजकीय पुष्प के बारे में, फूल के बारे में। तो कमल का फूल। ठीक है, अब कमल के फूल की हमेशा मिसाल भी दी जाती है कि कीचड़ में खिलता है कमल। ठीक है, कीचड़ में खिलता है कमल। लेकिन और भी मैं खास बात आपको बताना चाहूंगी कि फूलों की प्रजाति में भी इसे एक स्वाभिमानी फूल माना जाता है। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि बूंद पानी की इसके पत्तों पर यदि चली जाती है तो बिल्कुल मोती की तरह शोभा देती है, बिल्कुल मोती के समान प्रतीत होती है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं, हम जानेंगे कि हमारे राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला फूल, यदि राजकीय फूल पूछे तो कमल उत्तर दीजिएगा। लेकिन अगर सर्वाधिक पाया जाने वाला पूछता है तो ऑप्शन में कमल भी लिखा होगा और ग्लैडियोलस भी लिखा होगा। यहां आपको ग्लैडियोलस उत्तर देना होगा। ग्लैडियोलस का दूसरा नाम लिली तलवार भी है। ग्लैडियोलस का दूसरा नाम यदि मैं कहूं तो लिली तलवार है। और देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि ग्लैडियोलस की सबसे ज्यादा खेती हरियाणा में किस जिले में की जाती है, कहां पर की जाती है, तो आप बताएंगे कि सर्वाधिक खेती इसकी कहां की जाती है बेटा, फरीदाबाद में की जाती है। और खेती के लिए जो एक प्रमुख समय माना जाता है, एक अनुकूल समय किसको कहेंगे, अक्टूबर से नवंबर को कहेंगे। अक्सर आपने शादियों में या बुके वगैरह में, गुलदस्तों में इस प्रकार के फूल देखे होंगे। और आपको फूल का नाम मैं बता दूं, ये ग्लैडियोलस है, जिसे हम लिली तलवार भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 2 से 8 फीट तक चली जाती है। और कैसी मिट्टी चाहिए जिसमें हम इस फूल को उगा सकते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं, तो बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। मिट्टियों के बारे में जब हम ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी के सेक्शन पे आएंगे, तब और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की मिट्टी होती है और किस प्रकार की फसल के लिए कैसी मिट्टी चाहिए। अक्सर एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरी चीज देखेंगे कि इस मृदा का यानी कि मिट्टी का जो पीएच मान है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, वो 5.5 से लेकर 6.5 तक होगी। और अगर मैं कहूं न्यूनतम और अधिकतम तापमान की, तो ऐसी जगह जहां पर न्यूनतम तापमान कितना होगा 16 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम की मैं बात करूं तो 23 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस एक तापमान, जहां पे ये फूलों की खेती की जा सकती है, जिसका नाम है ग्लैडियोलस। ठीक है,
आगे देखते हैं, राजकीय भाषा हमारी हिंदी है, ठीक है। अगर हम संविधान में भी पढ़ते हैं तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में विवरण दिया गया है। और यदि हम कहें कि आर्टिकल 343 जिसने कहा कि हमारे संघ की राजभाषा हिंदी है, ठीक है, तो राजकीय भाषा भी हमारी कौन सी है? हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। और अगर बात किया जाए कि राज्य का प्रमुख नृत्य क्या है, तो प्रमुख नृत्य है धमाल, ठीक है। प्रत्येक जब भी एग्जाम्स में अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक राज्य की संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस राज्य में कौन सा जो है राजकीय वहां का नृत्य है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप यहाँ पे मैंने चित्रों का प्रयोग किया आपको ये दिखाने के लिए कि धमाल नृत्य की एक चित्र है, तस्वीर है, जहां से आपको पता चले कि कैसा धमाल नृत्य होता है। अक्सर मेले वगैरह भी आयोजन होते हैं तो नाटकों का भी आयोजन होता है। और नाटक की मैं बात करूं तो राजकीय नाटक हमारे यहाँ स्वांग है, जिसे हम सांग भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्वांग यहाँ का हमारा क्या है? राजकीय नाट्य है। और इसके अलावा राजकीय चिन्ह हमारा शंख है। आपने देखा होगा हरियाणा के लिए जब भी हम बात करते हैं तो चिन्ह का विवरण करते हैं, किसका? शंख का। वैसे भी अगर हम बात करें कोई पूजा हो या कोई भी शुभ कार्य हो तो शंख नाद करके उसका आरंभ किया जाता है, ठीक है। और अगर हम कहें तो कुरुक्षेत्र का भी बहुत महत्व है और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इसीलिए हमारा चिन्ह जो है, राज चिन्ह जो है वो क्या है? शंख है। दूसरी चीज, राज्य की जो प्रमुख चीज है, खाने में बात कर रहे हैं, मिठाई में बात कर रहे हैं, वैसे तो हम कहते हैं जी दूध दही का खाना हमारा हरियाणा, लेकिन अगर बात की जाए कि राज्य की प्रमुख मिठाई कौन सी है तो यहां आपको उत्तर देना होगा जलेबी। मैं जानती हूं जलेबी देखकर आपके मुंह में पानी जरूर आ गया होगा, लेकिन यहां पे साथ ही साथ आपको प्रश्न के उत्तर याद हो रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की जो विषय में हमने पढ़ा, हमने एक हरियाणा का जस्ट एक परिचय पढ़ा कि उसका किस प्रकार से जो है मानचित्र है या क्या क्या चीजें उसका राजकीय पशु या पक्षी या कह लीजिए पुष्प के बारे में। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर चीज बड़े अच्छे से समझ में आए और इन चित्रों के माध्यम से हर चीज आपके मस्तिष्क में छप जाए, जिससे जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको उत्तर याद हो और तुरंत आप सही जवाब देकर अपनी सफलता हासिल कर सकें। इसके अलावा यदि कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। हमसे जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।